हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक आया है Realme का X3 मॉडल और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि सेट ऑन नहीं हो रहा है। बिल्कुल फ्रेश सेट है, अभी तक किसी ने इसको रिपेयर नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि अगर कोई भी 3 पावर आईसी कॉन्सेप्ट आता है, इसमें 3 पावर आईसी है, ठीक है। एक बी सीरीज़ की पावर आईसी है, एक मेन पावर है और एक जो सेकंड पावर आईसी होती है एल या ए वाली लगी है। तो 3 पावर आईसी का कॉन्सेप्ट है। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे कि इस टाइप का अगर कोई भी फ़ोन आता है तो कैसे इसको डायग्नोसिस करना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि हमारा जो नया ऑफलाइन बैच है 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी है एंड्रॉयड की या स्क्रीन रिपेयर का कोर्स करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार मैं फ़ोन को स्मार्ट चार्जर से और डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि फ़ोन का बूटिंग कैसा है और उसी हिसाब से हम उस फ़ोन को रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ़ोन को स्मार्ट चार्जर से कनेक्ट करता हूँ और दिखाता हूँ मैं आपको कि कितना एम्पीयर का कंजप्शन है। तो देखिए, बैटरी लगी होनी चाहिए, चार्जिंग का पत्ता लगा होना चाहिए। तो देखिए, स्मार्ट चार्जर पर जब मैं लगाता हूँ आई चार्जर पर, तो यहाँ पर एम्पीयर का कोई भी कंजप्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो एम्पीयर का अगर कोई कंजप्शन नहीं है तो इसका मतलब देखो 2-3 चीज़ें हो सकती है। या तो बोर्ड में बीपीएस शॉर्ट है, या फिर यूएसबी पोर्ट की दिक्कत है, या फिर इसकी बकें पूरी ड्रॉप है। ये सब रीजंस हो सकते हैं, इसीलिए एम्पीयर कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए डीसी से एक बार चेक कर लेते हैं। डीसी से हमें पता चल जाएगा कि फ़ोन में शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो डीसी मशीन में लगाता हूँ और देखता हूँ, मैंने 4 वोल्ट और 5 एम्पीयर पे सेट कर रखा है डीसी को। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं डीसी में फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ। देखिए, तो जैसे ही मैंने फ़ोन को डीसी पे कनेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए 0 की रीडिंग है, मतलब कोई भी एम्पीयर कंजप्शन नहीं। इससे ये पता चल गया कि इसका बीबेट लाइन और बीपीएच लाइन में कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब आते हैं आगे, ठीक है, और आगे आते हैं और ऑन ऑफ को ट्रिगर करते हैं। देखिए, ऑन ऑफ को मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। मैं जैसे ही ऑन ऑफ को ट्रिगर करूँगा तो देखिएगा ये ऑन ऑफ मैंने ट्रिगर किया तो 11 से स्टार्ट हुआ, 11, 12, 90, 20 और फिर 0 हो गया। अभी मैंने स्विच रिलीज़ भी नहीं किया, फ़ोन 0 हो गया। तो देखो फिर से मैं प्रेस कर रहा हूँ। 9 से स्टार्ट हुआ, 20 गया, 17 गया, 18 गया, 20 गया, 19 गया, 17 गया और उसके बाद बस यहीं पे बूटिंग कर रहा है और रिलीज़ करने के बाद 0 हो गया। इसको बोलते हैं लो बूटिंग, मतलब फ़ोन बैकअप हो ही नहीं पा रहा है। इसको लो बूटिंग के फ़ोन बोलते हैं, मतलब इसमें हमारी जो पावर आईसी है प्रॉपर ट्रिगर हो ही नहीं पा रही है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि इस टाइप का जब केस आता है तो उसको किस तरीके से हमें डील करना है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पूरा बोर्ड फ्रेश है, अभी तक इसमें किसी ने रिपेयर नहीं किया है। तो ये बोर्ड की कंडीशन मैं आपको दिखा दूँ। बस किसी ने यहाँ पे ये जो सीपीयू के ऊपर का ये जो कवर होता है इसको हटाया है, बाकी यहाँ पे कहीं भी हीट वीट किसी ने नहीं किया है और फ्रेश बोर्ड है पूरा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि इसके अंदर डीसी मशीन से प्रेस करने पे ऑन ऑफ को लो बूटिंग पे है और स्मार्ट चार्जर कोई भी एम्पीयर कंजप्शन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, कैमरे को निकाल लेता हूँ, ठीक है, और फिर हम फ़ोन को देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने कैमरा पूरा निकाल लिया है और मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है यहाँ पीएम है, पावर आईसी यहाँ लगी है और इधर पूरा सीपीयू लगा है और यूएफएस लगी है। तो सबसे पहले ना, और कौन कौन सी आईसी इसमें लगी है, ठीक है। तो पावर आईसी इस एरिया में है, तो इस एरिया को हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूरी पावर आईसी यहाँ पे लगी हुई है। तो एक बार हम पीसीबी होल्डर में होल्ड कर लेते हैं पहले बोर्ड को। तो ये मैंने होल्ड कर लिया है बोर्ड को, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी आप किसी भी फ़ोन पे काम करें तो एसएमडी कौन सी यूज़ करनी है, आयरन कौन सा यूज़ करना है, बहुत मायने रखेगा। तो आप जब भी कोई सील्ड निकाले ना, तो इस तरीके का जो पेपर होता है इसको सबसे पहले हटा लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस पेपर को लगे हुए अगर पावर आईसी के ऊपर का सील्ड निकालोगे ना तो बहुत दिक्कतें आएंगी, जल्दी निकलेगा नहीं ये स्टील। लो बूटिंग के फ़ोन में पावर आईसी पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि पावर आईसी में लो बूटिंग क्यों हो रहा है, ठीक है।
तो जब भी सील्ड आपको निकालनी है तो हल्का हल्का यहाँ पे डिसोल्डर वायर आपको लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। हल्का हल्का डिसोल्डर वायर यहाँ पे आप लगा लें। इसको स्टार्ट करता हूँ निकालना। मैंने हल्का हल्का यहाँ पे डिसोल्डर लगा लिया है। मेरे पास सुगोन की 8650 भी है और टेम्परेचर मैंने कर रखा है 330, ठीक है। और एयर हमारा 45 है। जेंटल मोड है। हल्का हल्का बोर्ड को पहले हिट कर लीजिए। उसके जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। सील को निकालने के लिए ये वाली ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसको निकालने का। कटर से काटते वक्त कई बार ट्रैक डैमेज होते हैं, इसीलिए कटर से काटने से अच्छा है कि आप एसएमडी का यूज़ करके निकालें। और देखिए अगर थोड़ा भी मेल्ट होता है, देखिए मेल्ट होने लगा, तो एक तरफ बस ब्लेड एक बार इन हो जाए, ठीक है। आप देखिए एक बार बस ब्लेड इन होनी चाहिए। एक जगह एसएमडी को होल्ड नहीं करना है। फिर बीच में भी थोड़ा सा शोल्डर है, आप उसको भी उठाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमारा पूरा सील्ड आ गया बाहर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने पूरा सील्ड यहाँ पे निकाल लिया है और मैंने कॉटन से इसको साफ भी कर दिया है। कोई भी कंपोनेंट डैमेज नहीं है और कोई भी सील्ड का कोई पार्ट टुकड़ा भी नहीं है। अब बात करते हैं हमारे फ़ोन की। तो देखिए जब भी कोई आपके पास डेड फ़ोन आता है तो सबसे पहला काम क्या करना है। देखिए इस फ़ोन को जब मैंने डीसी मशीन पे लगाया था यहाँ पे, तो इस फ़ोन ने कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं लिया था। इसका मतलब है कि इस फ़ोन की बीपीएच लाइन और वीबेट लाइन में कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, राइट। तो अब हमारा दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि अब हमें इस फ़ोन को क्या करना है, पैनल में फ़िट करना है। देखिए हमें इस फ़ोन को पैनल में कैसे फ़िट करना है। देखो ये फ़ोन है, इसको आप चार्जिंग कनेक्टर लगा दीजिए। तो मैं पूरे कनेक्टर लगा देता हूँ। चार्जिंग का एलसीडी का लिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम अगर चार्जिंग का कनेक्टर लगा दें वही बहुत है। और यहाँ पे आपको टाइप सी केबल लगानी है। देखिए यहाँ पे टाइप सी केबल लगानी है यहाँ पे। तो चलिए हम सबसे पहले किसी भी डेड फ़ोन में सबसे पहले हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहले चार्जर कनेक्ट करते हैं, जो मैंने कर लिया है, और पहले बीपीएच चेक करते हैं। तो ये जो हमारी मेन चार्जिंग आईसी तो है नहीं, ये तो पावर आईसी है। चार्जिंग आईसी पीछे लगी है, लेकिन पावर आईसी के आसपास भी बीपीएच सप्लाई आती है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले बीपीएच चेक कर सकते हो। या यहाँ पे देखो ये एपीटी आईसी लगी है, इस पर भी तो बीपीएच सप्लाई आती है, आप इस पर भी बीपीएच चेक कर सकते हो। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले बीपीएच इनपुट हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे अंदाजे पे हम करते हैं बीपीएच चेक। तो आसपास यहाँ पे देखिए कैपेसिटर्स पे बीपीएच आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए बीपीएच 3.2 वोल्ट बन रही है, इसका मतलब बीपीएच इन हो रही है, क्योंकि एपीटी पे बीपीएच आ रही है। तो बीपीएच आ रही है। अब हमारा दूसरा काम होता है बीपीएच। देखिए जब 2 पावर आईसी या 3 पावर आईसी लगे ना, तो बीपीएच बनने के बाद सबसे जो दूसरी वोल्टेज है वो बनती है BOB 3.0 से 3.7। तो ये एल वाली आईसी या ए वाली आईसी बनाती है, ये वाली, ठीक है। ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली आईसी, ये ए है 8150 है। तो बॉब की जो कॉइल है ये वाली है। तो इस पर अपन वोल्टेज चेक करते हैं कि इस पर बॉब पे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं बॉब वाली जो कॉइल है इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा। इसका आउटपुट यहाँ निकलता है 3.7, ये भी वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप है। तो ना इसमें BOB की सप्लाई बन रही है और ना आउटपुट उसका निकल रहा है। बाकी जो बक वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो बक यहाँ पे देखते हैं, ये वाली आईसी है ये लो LDO बनाती है और बाकी सभी कॉइल पे 0.6 से 1.2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं, कोई भी यहाँ पे बक नहीं बन रही, आप देख सकते हैं। हम बक चेक करने जा रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी बक नहीं अपीयर हो रही है। और यही रीज़न है कि ये फ़ोन डेड है लो बूटिंग पे। आप देख सकते हैं कोई भी बक यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बीपीएच चेक करें तो देखते हैं बीपीएच बन रहा है कि नहीं। तो बीपीएच कहाँ बन सकता है, इन कैपेसिटर्स पे देखिए बन रहा है कि नहीं। देखिए बीपीएच यहाँ पे बन रहा है, लेकिन जब हम बक चेक करने जा रहे हैं तो बक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यही इस फ़ोन का फॉल्ट है। तो इस दूसरी आईसी पे देखते हैं कि इसमें भी बग बन रहा है कि नहीं। तो जब हम दूसरी आईसी को चेक करने जाते हैं तो देखिए यहाँ पे भी बग नहीं बन रहा है, यहाँ भी नहीं बन रहा है। 0.5, 0.7, 0.8 देखिए 0.4 के आसपास बन रहा है, फिर 0 हो गया। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ भी नहीं बन रहा। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ भी नहीं बन रहा।
यहाँ भी नहीं बन रहा। तो आप देख सकते हैं कि कहीं भी बक नहीं बन रहा, 0.1 0.4 बन रहा है। तो यहाँ पे तो लगता है कि बक जो है यहाँ ड्रॉप है, और यही रीज़न है कि ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो फ़ोन है Realme का X3, ये लो बूटिंग का फ़ोन है, और इसके अंदर जो हमारी बक वोल्टेज है दोनों आईसी की ड्रॉप है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास दो पावर आईसी या 3 पावर आईसी का कोई भी फ़ोन आता है, तो सबसे पहला आपका काम है बीपीएच चेक करना। अगर बीपीएच बन गया तो आप ऑन ऑफ पे वोल्टेज चेक करें, ऑन ऑफ पे वोल्ट बन गया तो बीओबी पे पहले अटैक करें। बीओबी जो वोल्टेज होती है ये ए वाली आईसी या सी वाली या एल वाली जो भी लगी होगी वो बनाएगी। बीओबी बनने के बाद ही पूरी बक शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें ना बीओबी बन रही है ना बक बन रही है, इसीलिए आपका फ़ोन लो बूटिंग पे है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी फ़ोन में पूरी बक, देखो एक होता है कि कुछ बक बने कुछ बक ना बने, एक होता है पूरी फ्लक्चुएशन पे चली जाए, एक होता है कि बिल्कुल ही ना बने। तो हमारा जो केस है बिल्कुल ही कोई भी बक नहीं बन रही। हाँ, एक बक बनी थी 0.4 0.5 0.6 और फिर 0 हो गई थी, बाकी कोई बक नहीं बनी। तो आपको करना क्या है, देखिए समझिए, मैं बताता हूँ। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले ना आपको बीओबी लाइन की शॉर्टिंग चेक करनी पड़ेगी। जो एल वाली आईसी होती है उसमें एक बीओबी लाइन होती है, अगर वो लाइन शॉर्ट कर जाए या बीओबी का आउटपुट शॉर्ट कर जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे पूरे फ़ोन की बक नहीं बनेगी। या फिर कोई बक लाइन शॉर्ट कर जाए, इसमें जो भी कॉइल 10-15 कॉइल लगी है, अगर उसकी कोई भी बक लाइन शॉर्ट कर जाती है तो इस सिचुएशन में भी बक नहीं बनेगी। इसके अलावा कभी कभी जो हमारा क्रिस्टल होता है ना, वैसे तो ज़्यादातर मीडियाटेक में होता है, अगर वो ड्राई हो जाए तो उस कंडीशन में भी बक नहीं बनती है। कई बार पीएम पावर आईसी ख़राब हो जाए तो उस कंडीशन में भी बक सप्लाई नहीं बनती है। लास्ट का जो वीडियो था हमने इसमें पढ़ा था कि बक का फ्लक्चुएशन में क्या करते हैं, और आज हमारा केस है कि बक बन नहीं रही है, ठीक है। तो अभी देखो इस फ़ोन में हमें करना क्या है। इस फ़ोन में सबसे पहले तो हमें इस फ़ोन में देखना है कि कोई बक शॉर्ट तो नहीं है। फिर दूसरा देखना है कि बीओबी बन रही है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बीओबी। पीएम भी ख़राब हो सकती है, लेकिन बक ना बनने में पीएम आईसी का रोल मैंने बहुत कम देखा है कि पीएम आईसी ख़राब हो। इसके अलावा क्रिस्टल भी बहुत कम है, क्योंकि क्रिस्टल ख़राब होगा ना तो बक में फ्लक्चुएशन होगी, पूरी बक ड्रॉप नहीं होगी। तो बक की सॉर्टिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर बक की कोई सॉर्टिंग नहीं मिलती और फिर भी पूरी बकें ड्रॉप हो रही है तो उस कंडीशन में हम सीपीयू को रिवॉल्व करने जा सकते हैं। रीज़न है उसका, क्योंकि जितने भी बग बनती है ना वो सीपीयू के अंदर जाती है, फिर उसका फीडबैक आता है, फिर दूसरी बग बनती है, फिर उसका फीडबैक आता है। तो सेट अगर ड्रॉप डाउन केस आता है और सीपीयू के अंदर की कुछ बग से रिलेटेड बॉल्स इनिशियली शॉर्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में पावर आईसी रिस्पॉन्ड नहीं करती है और आपका बग पूरा ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि केस यहाँ पे पूरा बग करना बनना। तो अगर आपके पास कोई मीडियाटेक का फ़ोन है तो आप, और बग पूरी नहीं बन रही तो आप सीपीयू को उतार के रख दो बाहर, ठीक है। उसके बाद बग चेक कर लो। अगर सीपीयू को उतार के बाहर रखने पे बग बन गई तो समझ लो सीपीयू फॉल्टी है, रिवॉल्व करके लगाओ। उसी तरीके से एक्साइनोस कोई फ़ोन आता है और बग नहीं बन रही है तो उसका सीपीयू निकाल के रख दो बाहर और फिर बग चेक कर लो। मतलब ये एक्साइनोस और मीडियाटेक के ऑलमोस्ट फ़ोनों में बिना सीपीयू के बग बन जाती है। इसमें टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है, कुछ फ़ोनों में ऐसा नहीं होता है, ये आपको समझने वाली बात है। लेकिन क्वालकॉम चिपसेट, ये क्वालकॉम चिपसेट है, इसके अंदर जब तक हम सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाएंगे नहीं तब तक बग नहीं बनेगी। तो ऐसे अभी इस टाइप के जो फ़ोन है इसमें हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आखिरी में अगर कुछ नहीं होगा तो हम सीपीयू निकाल के बाहर रखेंगे, उसको रिवॉल्व करके इंस्टॉल करेंगे और एक बार बग चेक कर लेंगे बिना, क्योंकि डबल डेकर है तो रैम लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीपीयू लगा के बग चेक किया जा सकता है। अगर बग स्टेबल हो गई तो समझ लीजिए सीपीयू का फॉल्ट था, कई बार ड्रॉप डाउन केस में हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए बग की सॉर्टिंग चेक करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे हम। तो बग की सॉर्टिंग चेक करने के लिए यार सिंपल सा फंडामेंटल है, बोर्ड को बाहर निकाल लो, ठीक है। बग की सॉर्टिंग चेक करना है तो बोर्ड में पावर और देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मल्टीमीटर को अपन कर लेते हैं डायोड मोड पे, ठीक है। ये डायोड मोड पे मैंने कर लिया। मल्टीमीटर की जो रेड वाली प्रोब है उसको ग्राउंड लगाएंगे, आप देख सकते हैं, और ब्लैक वाली प्रोब से हम चेक करेंगे। तो आप थोड़ा देखिएगा, ये सबसे पहले बीओबी को सबसे पहले हम बीओबी पे अटैक करते हैं। इस कॉइल की रीडिंग 0 नहीं होनी चाहिए, तो बीओबी चेक करते हैं। देखिए इसकी कॉइल की रीडिंग 339 है, मतलब बीओबी की कॉइल शॉर्ट नहीं है। अगर ये कॉइल शॉर्ट होगी तो ये पीएम में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद बीओबी का जो आउटपुट चेक करते हैं, यहाँ पे भी 0 की रीडिंग नहीं चाहिए, ये भी ठीक है, ये भी शॉर्ट नहीं है। उसके बाद जितनी भी बग कॉइल है इसमें किसी भी बग कॉइल की रीडिंग 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो बग शॉर्ट होगी।
तो देखिए यहाँ पे किसी भी बग की रीडिंग 00 नहीं है, 007 के आसपास है। तो इस चीज़ का अपन को ध्यान रखना है, ये भी ठीक है। बग को शॉर्ट तब माना जाएगा जब उसकी रीडिंग 00 हो, बिल्कुल एकदम 00 हो। तो ये देखो कुछ रीडिंग तो दे ही रही है बग कॉइल्स। तो अभी फ़िलहाल इसको हम सॉर्टिंग की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। ये भी ठीक है। और इधर चेक कर लेते हैं एक बार, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और लो रीडिंग आती है, आप इसको बीप मोड पे कभी चेक नहीं करेंगे, सबकी बग कॉइल की रीडिंग यहाँ पे सही है। तो आपने देखा कि हमने जितनी भी बग कॉइल की रीडिंग ली, इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, BOB में भी शॉर्ट सर्किट नहीं है। अगर ये मीडियाटेक का फ़ोन होता तो मैं एक बार क्रिस्टल पे काम करके देखता। और पावर आईसी का जो फॉल्ट है बहुत मैंने कम देखा है पावर आईसी, क्योंकि डबल डेकर है ना। अगर सिंगल होता तो मैं पावर आईसी पे जाता, ये डबल डेकर है और BOB पे ज़्यादा फोकस करता। BOB भी शॉर्ट नहीं है, तो अब मैं जाता हूँ इसका CPU उठाने। एक बार हम CPU रिवॉल्व करके देखेंगे और पहले हम रैम नहीं लगाएंगे, सबसे पहले CPU निकालेंगे और फिर उसके बाद से हम CPU लगा के बिना रैम के एक बार बग चेक करेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं SMD यूज़ कर रहा हूँ 857 DW और टेम्परेचर है 300 और एयर है 1 पे। और मैं ब्लेड से पहले ब्लैक ग्लू को कट कर लेता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आप फटाफट मैं आपको दिखा सकूं। अब ये ब्लेड से कट करने के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ क्विक की 2008। और बता दूं इस फ़ोन का ग्लू बहुत हार्ड है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा निकलने में। देखिए बहुत हार्ड ग्लू है इसका। और मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लेड DP007 और ये रैम हम निकाल रहे हैं। टेम्परेचर है 350, एयर है 100, 2008 क्विक की यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना हार्ड ग्लू है और इसको निकालने में थोड़ा सेफ्टी होनी ज़रूरी है, नहीं तो रैम कई बार क्रैक हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। अब हमने रैम निकाल लिया, अब CPU निकालने जा रहे हैं। तो CPU निकालने के लिए सबसे पहले आप इंतज़ार कीजिए मेल्ट होने का, हल्का सा ब्लेड इन कीजिए, देखिए इन हो रहा है। तो कभी भी एक जगह नहीं, थोड़ा सा ब्लेड को थोड़ा मूव करते रहिए। हार्ड ग्लू होता है तो थोड़ा टाइम लीजिए, तुरंत CPU उठाएंगे तो आपके फ़ोन का प्रिंट उखड़ जाएगा, तो थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। देखिए अभी मेल्ट हो गया, तब भी मैं इतनी जल्दी इसको पिकअप नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए CPU भी बाहर आ गया। और यहाँ पे अब हम नीचे का जो सरफेस है, देखिए NC बहुत कम निकला है। यहाँ पे मैं पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ SD 360 मैकेनिक की। तो और आयरन मेरा है T210 क्विक का। तो सबसे पहले हम नीचे सरफेस में ग्लू को क्लीन किया, उसके बाद से मेरे पास है ब्लेड है क्विनली की 007, उससे मैं फटाफट इसको कट कर लेता हूँ ग्लू को। मैं फिर से SMD मैंने यूज़ किया है क्विक 857 DW 300 टेम्परेचर के साथ। अब मैंने फ्लक्स लगाया और एक बार डिसोल्डर वायर चला दूंगा ताकि पूरी बॉलें बराबर हो जाएगी और उसमें जो डस्ट है, गंदगी है, वो बाहर निकल जाएगी। एक बार डिसोल्डर वायर यूज़ कर सकते हैं। डिसोल्डर मैं यूज़ करता हूँ गुडविक का, काफ़ी अच्छा है। एक बार कॉटन से पूरा साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। अब आती है बारी रैम को क्लीन करने की, रैम एंड CPU को। तो जो ये सरफेस है ऊपर का, इसको सबसे पहले हम क्लीन कर लेते हैं। सब पहला है टेम्परेचर रखो आयरन का 300 या 320, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा आयरन का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ग्राउंड निकलने का चांस होता है। और देखिए मेरे पास एक ब्लेड है जो हैंडमेड है, तो इससे आप हल्का हल्का SMD का यूज़ करो। 300 पे SMD का टेम्परेचर होना चाहिए। एयर 1 या 2 पे कर सकते हैं और हल्का हल्का ऊपर का पूरा ग्लू कट कर लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और फ्लक्स लगा के एक बार पूरे डिसोल्डर वायर से पूरे उसको साफ़ कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। देखिए क्लीन हो गई। ये रैम का एरिया है, ठीक है। ये हमने अच्छे से क्लीन कर लिया कॉटन से। अब यहाँ पे ये हमारा CPU है। तो सबसे पहले टेम्परेचर सबसे पहले तो हम इसको आयरन से हमेशा क्लीन करते हैं, ठीक है। देखिए आयरन से क्लीन कर लीजिए और फिर से ब्लेड जो हैंडमेड ब्लेड है
टेम्परेचर कीजिए 300, एयर 1.5 एंड हल्का हल्का ये ग्लू, बहुत हार्ड ग्लू है इसका और काफ़ी मतलब टाइट है, तो थोड़ा सा काफ़ी केयरफुली साफ़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फटाफट ग्लू को हमने क्या कर लिया, साफ़ कर लिया। फिर जहाँ जहाँ ग्लू रह गया किनली की 007 ब्लेड से उसको साफ़ कर लिया। देख सकते हैं आप, ये कैपेसिटर्स अगर हट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये कैपेसिटर का ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से हमने क्लीन किया। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारी बॉल्स हैं जो ड्राई हैं, ठीक है। तो इन बॉल्स को सही करने के लिए बार बार आपको आयरन नहीं लगाना है। एक ये ब्रश आता है, मेटल ब्रश होता है, इससे अगर साफ़ करते हैं तो पूरी बॉलें साफ़ हो जाएगी। अगर आप बार बार आयरन लगाएंगे ना तो फिर ग्राउंड निकल जाएगा, CPU ख़राब हो जाएगा। तो मेटल ब्रश मार्केट से ख़रीद लीजिए। तो आप देख सकते हैं ऐसे हमने CPU को क्लीन कर लिया, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन कीजिए, कहीं भी थोड़ा भी डस्ट रह गया तो वहाँ पे बॉल नहीं बनेगी, IC रिवॉल्व नहीं होगी। अब ये है रैम को भी क्लीन कर लेते हैं एक बार। तो फिर से वही आयरन का यूज़ कीजिए, इस तरीके से डिसोल्व कीजिए। तो आपका जो हैंड स्किल है ये काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। अगर आपको भी CPU पे काम करने में, eMMC, रैम, डबल डेकर पे काम करने पे प्रॉब्लम आती है तो टेक्निक सीखिए हमसे आके इंस्टीट्यूट पे। हमारा इंस्टीट्यूट सेल फोन सॉल्यूशन है बदरपुर दिल्ली में। तो बेसिक टू एडवांस हमसे कोर्स ले सकते हैं और इस तरीके से आप एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने रैम की ऊपर की जो ग्लू है इसकी कटिंग कर ली है। अब थोड़ा सा फ्लक्स लगा के एक बार, और एक बार हम इसको डिसोल्डर वायर से एक बार क्लीन कर देते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं। अब देखिए काफ़ी सारी बॉल्स ड्राई हैं इसमें, ठीक है। इसके लिए भी हम लोहे का ब्रश यूज़ कर लेते हैं, मेटल ब्रश। देखिए इससे आप ज़्यादा कभी भी आयरन को ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। आयरन यूज़ करने से बार बार ना यहाँ पे ग्राउंड निकलने का डर होता है। अब मैं यहाँ पे स्टेंसिल है मेरे पास सेम, अगर आपके पास सेम स्टेंसिल ना रहे तो आप यूनिवर्सल से भी बना सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर आपको निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ड्राई PPD यूज़ करें। देखिए PPD को पहले ड्राई कर लो कपड़े में रख के, कॉटन के। गीली PPD होगी तो सही से बॉल बनेगी नहीं। तो इस तरीके से देखिए 1 टाइम रिवॉल्व हो गई ऐसी हमारी। तो ये हमारा CPU है, ये हमारा हो गया रिवॉल्व, ठीक है। अब हम CPU को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कि पूरी बॉल प्रॉपर बन चुकी है। अब रैम की बारी आती है। IC को रिवॉल्व करने के लिए आपका जो SMD का टेम्परेचर 300 इज़ एनफ, ठीक है। और PPD को ज़रूर ड्राई करें, ड्राई करके ही आपकी अच्छी से बॉल बन पाएगी। तो इस तरीके से रैम बन गई, ठीक है। और मैंने रैम को 2 बार रिवॉल्व किया है। यहाँ पे वीडियो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। सेकंड टाइम भी PPD लगा के कुछ बॉलें रह गई थी तो फिर से रिवॉल्व किया है। ऐसा हल्का सा हीट कर देंगे तो पूरी बॉल शेप में आ जाएंगी। तो इस तरीके से CPU भी हमारा रिवॉल्व हो गया और हमारी रैम भी रिवॉल्व होगी। तो हल्का सा रैम को एक बार क्लीन कर लेते हैं ताकि उसके अंदर जो डस्ट गंदगी है वो निकल जाए। CPU को भी हमने क्लीन कर लिया। अब हम इंस्टॉल करने की बारी आती है। तो इंस्टॉल करने के लिए एक बार आप पूरा आई स्कैनिंग करोगे कि IC में कहीं भी और नीचे सरफेस में कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई मेन बॉल डैमेज नहीं होनी चाहिए। देखिए काफ़ी सारी बॉल निकली पड़ी है लेकिन बहुत सारी बॉल NC है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया। अब हम CPU को इंस्टॉल करते हैं। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में लगा था CPU। अब हम CPU को लगाते हैं। लगाते समय CPU को SMD का टेम्परेचर है 350, एयर 100 है। SMD यूज़ कर रहा हूँ 2008 क्विक की। हल्का सा मूव करा दीजिए CPU को ताकि पता लग जाए कि लग गया है। ये देखिए आप थोड़ा सा ना दोनों साइड से मूव कराइए, एक लेफ़्ट साइड एक अपर साइड। कई बार ना CPU की कुछ बॉलें कनेक्ट नहीं होती है तो उससे फिर सेट ऑन नहीं होता है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए CPU को, ठीक है। अब मैंने फ़ोन को DC पे कनेक्ट करके देखिए स्टक चेक किया। अगर फ़ोन मेरा स्टक हो गया तो मतलब CPU इंस्टॉल हो गया है। तो देखिए मेरा फ़ोन स्टक हो रहा है 200 के आसपास।
आप देख सकते हैं मैंने ऑन ऑफ को ट्रिगर करके रखा हुआ है और 190-200 के आसपास यहाँ पे मतलब DC एम्पीयर कंजप्शन हो रहा है। रिलीज़ करने के बाद भी देख सकते हैं आप, मैंने रिलीज़ कर दिया है और इसका मतलब है कि मेरे फ़ोन में PS मोड बन गया है, मतलब CPU मेरा सही से लगा है। कभी भी आप CPU लगाते हैं तो एक बार या तो पोर्ट चेक कर लीजिए या फिर DC पे स्टक चेक कर लीजिए। अगर स्टक हो गया, पोर्ट बन गया, तो आपका CPU सही इंस्टॉल हुआ है। अब आते हैं रैम की बारी। अगर स्टक नहीं होता, बैक आ जाता है या फिर पोर्ट नहीं बनता, तो फिर यहाँ पे रैम लगाने का कोई मतलब नहीं था, CPU को फिर से लगाना पड़ता। अब हम रैम को इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रैम है और ये जो रैम है ये SAC यानी सैमसंग की रैम है। तो अगर माइक्रोन की होती तो थोड़ा सा केयरफुली काम करना होता है, क्योंकि माइक्रोन में ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा है, आपको पता है। तो इस तरीके से देखिए रैम को हमने इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। और टेम्परेचर अभी वही 350 एयर है। इसको भी एक बार मूव करके देख लीजिए, रैम को भी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि इस फ़ोन में बग ड्रॉप हो रही थी और इसी सिचुएशन में ये सेट ऑन नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की आपको ये बताने की कि कोई भी क्वालकॉम का या मीडियाटेक या एक्साइनोस का कोई फ़ोन आता है उसमें बग ना बने, तो हमें किस किस पार्ट को कवर अप करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि इतना सब करने के बाद, CPU रिवॉल्व करने के बाद सेट ऑन होता है कि नहीं, और हमने जो अभी तक जितना भी प्रयास किया है उसमें हम सफल होते हैं कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा मदरबोर्ड है। इसको मैंने यहाँ पे फिट कर लिया है, आप देख सकते हैं पूरे मदरबोर्ड को मैंने फिट कर लिया है। और मुझे लगता है कि इसकी बैटरी चार्ज नहीं होगी क्योंकि काफ़ी दिन से बंद पड़ा है। तो एक बार चार्जर लगा के देखते हैं कि फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। देखिए तो आप देख सकते हैं कि चार्जिंग का लोगो आ चुका है, मतलब आपका सेट ऑलमोस्ट ओके हो चुका है। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसे फ़ोनों में 8150 सीरीज़ है, कई बार CPU इंस्टॉल करने के बाद कई बार हैंग उन लोगों का भी इशू आ जाता है, या पहले लोगों के बाद रिबूट भी होने लगता है। तो एक बार जब तक पूरा ऑन नहीं हो जाता है तब तक हम नहीं कंफर्म करेंगे कि ये फ़ोन ऑन हो चुका है कि नहीं। तो इसके अंदर चार्जिंग नहीं है, शायद चार्जिंग 0 था। तो थोड़ा सा वेट करते हैं कि चार्जिंग यहाँ पे कई बार चार्जिंग का लोगो भी शो करता है, मतलब चार्जिंग का लोगो का भी फॉल्ट आता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है। तो अभी तक तो हमने जो भी अभी तक डायग्नोसिस किया है उस हिसाब से अभी तक पूरा प्रोसेस हमारा परफेक्ट था, ठीक है। 2% मात्र चार्जिंग है। तो चलिए एक बार ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए मुझे एक बार लगाना पड़ेगा ऑन ऑफ का पत्ता। एक बार ऑन ऑफ के पत्ते के साथ मुझे ऑन करना पड़ेगा फ़ोन को। तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, रियलमी का लोगो आ चुका है। अब हम वेट करते हैं कि फ़ोन पूरा बूट करता है कि नहीं, उसके बाद फिर देखते हैं प्रोसेस। आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट फ़ोन ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास ये जो डेड फ़ोन आया था, किस तरीके से हमने डायग्नोसिस किया और कैसे टर्न ऑन हुआ। तो दोस्तों मेरा प्रयास है कि बस आपको एक गाइडेंस देने की कि अगर बग में फ्लक्चुएशन आती है तो क्या करना चाहिए, बग ना बने तो क्या करना चाहिए। और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि हर स्टेप बताने की। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ चीज़ें मैंने छुपा ली और कुछ चीज़ें बता दी, ऐसा नहीं है। जो भी चीज़ें हम करते हैं वही आपको एक्सप्लेन करते हैं। मेरे वीडियोज़ को देख के अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं और क्या इस वीडियो को देख के आप कोई फ़ोन बना पाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।